कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मोरे एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर बताने आया हूँ। गाइस, आप बोलोगे आप तो कह रहे हो सेकंड, बट यहाँ देखा सेकंड और थर्ड दोनों लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पुरानी बुक अगर आपके पास है तो वहां पे आपको सेकंड चैप्टर मिलेगा, और नई बुक अगर आपके पास है तो वहां पे आपको ये थर्ड चैप्टर मिलेगा। ये इसलिए हो गया क्योंकि नई बुक में एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें 11 का कुछ बेस बताया गया है। ठीक है, तो गाइस आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। ओके गाइस, तो नाउ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सर खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि अब हमारे चैनल पे 10th क्लास की साइंस पढ़ाई जाती है बाय अंकिता मैम, एंड इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, बेसिक इंग्लिश। बॉबी सर पढ़ाते हैं बेसिक इंग्लिश, ठीक है। और हमारे अरुण सर हैं जो 6 to 8 मैथ्स पढ़ाते हैं। तो गाइस अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पे धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। और गाइस मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहेंगे ताकि आप इन सभी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें, और साथ ही अपने सभी फ्रेंड को रिकमेंड भी करेंगे, हमारी वीडियो को शेयर भी करेंगे। मैं जानता हूं आप शेयर करते हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपने सभी छोटे भाई बहनों को सभी को शेयर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। तो नाउ लेट बी स्टार्ट अवर चैप्टर। है गाइस, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है। राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इससे पिछले वाली सारी वीडियो 7 के 7 पार्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने दे रखा है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं ताकि आपको इससे पहले वाली सारी वीडियो समझ में आ जाए, सारा चैप्टर समझ में आए, फिर आप इस वाले चैप्टर पे आए। ओके गाइस, ताकि आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट समझ में आए। तो नाउ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय, राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय कहते किसे, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है आपके देश की टोटल इनकम, आपके देश की टोटल इनकम प्लस विदेशों से जो आपको इनकम प्राप्त हुई, यानी कि विदेशों से शुद्ध साधन आय, इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो राष्ट्रीय आय बन जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में। अभी हम थ्योरेटिकल देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर ये होता है राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, यानी कि एक साल के दौरान, लेखा वर्ष कितना होता है, लेखा वर्ष होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ को क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। गाइस यहाँ पे दो बातें बहुत मेन कही गई है जिसके बारे में आपको डीपली समझना है, बहुत अच्छे समझना है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप राष्ट्रीय आय कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। वो दो चीजें क्या है गाइस, वो दो चीजें यहाँ पे ये हैं कि केवल कारक आय और एक देश का सामान्य निवासी की आय। ठीक है, एक देश के सामान्य निवासी की आय, ये दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो कारक आय क्या होती है आपको समझना पड़ेगा, और देश का सामान्य निवासी कौन होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो गाइस बिना देरी करे हम स्टार्ट करते बताते हैं कि कारक आय और देश के सामान्य निवासी कौन होते हैं। गाइस जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि कारक आय क्या होती है। कारक आय यानी कि फैक्टर इनकम्स। ठीक है, कारक आय यानी फैक्टर इनकम क्या होती है। तो कारक आय उत्पादक इकाइयों द्वारा परिवारों को उनकी कारक सेवाएं उपयोग करने के बदले में किया गया भुगतान है। यानी कि एक उत्पादक परिवार की जो कारक सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा होता है ना, उसके बदले जो पैसा देता है उसी को बोलते हैं कारक आय। अब ये कारक सेवाएं होती क्या है? कारक सेवाएं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जाके लिंक में देखो। कारक सेवाएं जो होती है क्या होती है, कारक सेवाएं होती है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये चार होती है ना गाइस, मैंने आपको बताया भी था, आपको याद भी होगा। इसके बदले जो उत्पादक, यानी कि इसका इस्तेमाल करने के बदले जो उत्पादक भुगतान करता है उसी को क्या बोलते हैं, कारक आय कहते हैं। क्लियर होगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इन कारक आय में 4 चीजों को शामिल किया जाता है। पहला क्या, पहला कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है क्या है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक किसे कहते हैं? तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक का मतलब होता है कर्मचारियों के रूप में अर्पित की गई अपनी सेवाओं के बदले में परिवार को प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। यानी कि कर्मचारियों के रूप में जो परिवार, यानी कि आप और हम, ठीक है, हमारे और आपके परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी कंपनी में या किसी न किसी फैक्ट्री में जाके काम करता है, तो अपनी मेहनत देता है, उस मेहनत के वजह से आपका पैसा मिल रहा है, वो पैसा क्या कहलाएगा, आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लगान और किराया। लगान और किराया क्या होता है? तो लगान और किराया किसे कहते हैं? भूमि का उत्पादक इकाइयों द्वारा उपयोग करने के बदले में प्राप्त होने वाली प्राप्तियां।
अब उत्पादक इकाइयां जिस भूमि का इस्तेमाल करके उत्पादन कर रही होंगी उस भूमि का वो किराया या लगान अदा करती हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लगान और किराया कहलाता है। जैसे उत्पादन करने के लिए आपको जमीन चाहिए ना, तो उस जमीन के लिए जब किराया और लगान दे रहे होते हो, किराया बोले लगान बोले एक ही है, किराया या लगान दे रहे होते हो, वो क्या कहलाता है, लगान और किराया कहलाता है। ठीक है, टॉपिक हमारे यहाँ पे ब्याज है। क्या है, ब्याज। अब ब्याज क्या होता है, ब्याज का मतलब यहाँ पे बोला गया है पूंजी का उत्पादक द्वारा उपयोग करने के बदले में प्राप्त होने वाली प्राप्तियां, यानी कि एक उत्पादक जो पूंजी का इस्तेमाल करके आपको जो ब्याज दे रहा होता है, उस पैसे पे जो आपको ब्याज भर रहा होता है, वो आपकी क्या होती है, प्राप्तियां होती हैं, और वही यहाँ पे क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। चौथा टॉपिक यहाँ पे क्या है, लाभ। लाभ क्या होता है, कह रहा है कि उत्पादक इकाइयों का प्रयोग करने के बदले प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। अब उत्पादक इकाइयों का इस्तेमाल करने के बाद आपको जो प्राप्तियां प्राप्त होती है, यानी कि जो पैसा प्राप्त होता है, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, लाभ कहते हैं। कैसे, जैसे आप भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम का इस्तेमाल करके आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हो, फिर उस वस्तु को मार्केट में बेचते हो, तो मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो आपकी प्राप्तियां हैं, और इसमें से आप अपने सारे एक्सपेंस हटा देते हो। एक्सपेंस हटाने के बाद जो बच जाता है वो आपका क्या बचेगा, लाभ बचेगा। किधर है गाइस, आपका लाभ बचेगा। ठीक है। अब नोट में मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है जो कि आपको बहुत ध्यान से समझनी है। नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए इन्हीं 4 कारक आय को शामिल करना होता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए इन्हीं 4 कारक आय को शामिल करना पड़ता है। 4 कारक आय कौन सी, जल्दी बोलते हैं। कर्मचारी का पारिश्रमिक, लगान और किराया, ब्याज और लाभ। ठीक है, फिर से दोबारा बोलते हैं, कर्मचारी का पारिश्रमिक, लगान, किराया और ब्याज और लाभ। ठीक है गाइस, ये 4 चीजें आपको शामिल करनी पड़ती है, तब आप राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हो। ओके गाइस, कोई डाउट? हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कारक आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर होता है। कारक आय और हस्तांतरण आय में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो, इसको मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा इस चित्र के माध्यम से। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ लोग हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी कि अपना श्रम दे रहे हैं। ठीक है, और शाम को उनका वेतन मिल जाता है, या महीने में उनको वेतन प्राप्त हो जाता है, तो उनके द्वारा दिए गए श्रम के बदले उनको मजदूरी मिल रही है, यानी कि उनको पुरस्कार प्राप्त हो रहा है उस श्रम के बदले, तो उसको हम बोलेंगे कारक आय। ठीक है। हस्तांतरण आय की बात करें, जैसे आपने देखा मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे होते हैं। ठीक है, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे होते हैं, या फिर क्या नाम, छोटे मोटे ट्रस्ट होते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। तो इनमें जो चैरिटी के रूप में, जो दान के रूप में जो पैसा जाता है, जो बड़े बड़े लोग दान कर देते हैं, वो जो इनकम होगी वो उनकी हस्तांतरण आय कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इस मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद या फिर जो छोटे मोटे ट्रस्ट हैं, इन लोगों ने कोई भी उसके लिए काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग अपनी मर्जी से उनको चंदा या दान दे रहे हैं, तो वो चंदा या दान यहाँ पे क्या कहलाएगा, हस्तांतरण आय कहलाएगी। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर यहाँ पे ये है कि कारक आय कारक सेवाओं के बदले प्राप्त की गई आय को कहते हैं। आपने जो कारक सेवाएं दी हैं, उसके बदले आपको इनकम प्राप्त होगी ना, वो क्या कहलाएगा, आपका कारक आय कहलाएगा। कैसे? जैसे कारक सेवाएं क्या होती हैं, आपको पता हो, जल्दी बताओ। कारक सेवाएं होती है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। याद आ गया, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, है ना, ये 4 हमारी कारक सेवाएं होती हैं। तो इनके बदले जो भी आपकी इनकम प्राप्त होगी वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, कारक आय कहलाएगी। ओके गाइस, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, हस्तांतरण आय की बात करते हैं। तो हस्तांतरण आय बोला गया, हस्तांतरण आय बिना कारक सेवाओं के बदले प्राप्त होने वाली आय है, यानी कि जिसमें आप भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम नहीं दे रहे होते, यानी कि आपने कोई कारक सेवा नहीं दी है, फिर भी आपको इनकम प्राप्त हो गई है, तो आपकी क्या कहलाएगी, हस्तांतरण आय कहलाएगी। क्लियर है गाइस? जो एक मेन बात है वो क्या है, मेन बात है कि कारक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। कारक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, परंतु हस्तांतरण आय को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, जो कि मैंने नोट में आपको लिख के दिखाया यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको नोट में ये चीज लिख के दिखा दी है कि हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हस्तांतरण आय जो है वो अनर्जित आय होती है, अनर्जित आय, यानी कि इसको हम अर्जित नहीं करते, हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे टॉपिक हमारा है कि सामान्य निवासी किसे कहते हैं। सामान्य निवासी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सामान्य निवासी की कारक आय को तो राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है ना, तो इससे सामान्य निवासी कौन होता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एक देश का सामान्य निवासी कौन होता है, तो देखते हैं एक देश का सामान्य निवासी कौन होता है। देखते हैं, सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो उस देश में 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए निवास करता है, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी देश में 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए अगर निवास करने लग जाएगा तो वहां का सामान्य निवासी कहलाएगा। पर शर्त यहाँ पे यह है, शर्त यह कि उसके आर्थिक हित कह रहा कि और साथ ही उसकी आर्थिक रुचि
भी उसी देश में होनी चाहिए। अब ये आर्थिक रुचि क्या होती है, ठीक है, एक देश का सामान्य निवासी कौन कौन होगा, एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो एक देश में 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए रहे, ठीक है, और प्लस उसके आर्थिक हित भी उसी देश में होने चाहिए। अभी आर्थिक हित को होता क्या है, यानी कि आर्थिक रुचि। अभी आर्थिक रुचि होती क्या है, तो नोट मैंने आपको बताया कि आर्थिक रुचि से अभिप्राय उत्पादन, उपभोग या निवेश जैसी सभी क्रियाओं से है। अगर उत्पादन, उपभोग और निवेश वो उसी देश में रह के करता है तो ऐसे में क्या होगा, वो उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। तो 2 बातें ध्यान रखनी है, पहला क्या कि एक व्यक्ति किसी देश में 1 साल या उससे अधिक समय के लिए रहता हो, और दूसरा कि वो उस देश में उसके सारे आर्थिक रुचि हो। अब आर्थिक रुचि क्या, उत्पादन, उपभोग तथा निवेश जैसी क्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, कोई डाउट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी होते कौन लोग हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सामान्य निवासी कौन से व्यक्ति होते हैं, कौन से व्यक्ति होते हैं जाने, तो देखें यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय। अब अगर भारत में कोई विदेशी कंपनी आके लगी हुई है तो इसमें भारतीय लोग ही तो काम करेंगे ना, तो वो यहाँ के क्या कहलाएंगे, सामान्य निवासी कहलाएंगे। ओके गाइस, अगला टॉपिक, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर भारत में स्थित है और उसमें जो काम कर रहे हैं जो भारतीय हैं वो क्या कहलाएंगे, भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे, क्योंकि भारतीय व्यक्ति काम कर रहा है, भारत में ही वो स्थित है। क्लियर है गाइस। भारत में स्थित IMFO के कार्यालय में काम करने वाले स्थानीय लोग। अब IMFO क्या होता है, IMFO का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, भारत में कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थित है और उसमें जो यहाँ के स्थानीय लोग काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे, भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। क्लियर है गाइस। शेष विश्व में भारत का राजदूत, ये भी क्या कहलाएगा, सामान्य निवासी कहलाएगा। भारत में 1 वर्ष या अधिक समय के लिए निवास करने वाले लोग। अब भारत में 1 साल या उससे अधिक समय के लिए अगर कोई व्यक्ति निवास करेगा तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ का सामान्य निवासी कहलाएगा। क्लियर है गाइस, कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करिए। मैं यहाँ पे पूरी बुक को लेके चल रहा हूँ, मेरा यहाँ पे टॉपिक को ये नहीं होता, मेरा मोटिव यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रटवाना नहीं है, मेरा मोटिव यहाँ पे है कि पूरी बुक की नॉलेज आपको देना। अगर आपको पूरी बुक की नॉलेज हो जाएगी गाइस तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत उसका आंसर दे देंगे। लेकिन जब आपको बुक की नॉलेज नहीं होगी, ओनली क्वेश्चन आंसर आप याद करोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, पूरी बुक की नॉलेज लो ताकि आप कल को किसी को भी पढ़ा भी सको, समझा भी सको और बता भी सको और सारे आंसर्स दे सको। हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा अगर पूरी बुक की नॉलेज रहेगी। तो गाइस मैं अपनी कभी भी किसी भी वीडियो में क्वेश्चन आंसर नहीं बताता, आपको पूरी बुक की नॉलेज देता हूं ताकि आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठे, राइज हो, आप तुरंत उसका आंसर दे दो। ओके गाइस, तो इसी तरह की नॉलेज के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ता है ताकि आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए गाइस। ठीक है, तो ये सामान्य निवासी की बात की हमने। अब हम बात करते हैं गैर सामान्य निवासी। गैर सामान्य निवासी कौन होते हैं, कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले व्यक्ति। अगर कनाडा और जापान में अगर कोई भारतीय दूतावास होगा और उसमें अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो वो भारत के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे, बेशक वो कंपनी भारत की हो। ठीक है, बेशक वो जो दूतावास है वो किसका है, भारत का है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो तो कनाडा और जापान के कहलाएंगे ना कि हमारे सामान्य निवासी कहलाएंगे। क्लियर है। अगला टॉपिक, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्य करने वाले विदेशी व्यक्ति क्या होंगे, भारत के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। ओके गाइस, अगला हमारे यहाँ पे है कि भारत में स्थित IMFO में काम करने वाले जर्मन निर्देशक। अगर भारत में IMFO स्थित है और उसमें कोई जर्मन निर्देशक आके कार्य करेगा तो वो तो जर्मन का व्यक्ति है ना, हमारे यहाँ का थोड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइस। उसके बाद भारत में शेष विश्व का राजदूत। अगर भारत में किसी और देश का राजदूत है तो वो भी हमारे यहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहलाने वाला, क्योंकि उसकी जो आर्थिक रुचि या आर्थिक हित होंगे ना वो हमारे देश में नहीं होंगे, वो उसके अपने देश में होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे गैर सामान्य निवासी हैं। अगला लास्ट, भारत में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है तो यहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इस लास्ट वाले टॉपिक के अंदर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए तो होना चाहिए, लेकिन कोई मरीज शामिल नहीं होना चाहिए। अब मरीज कौन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए भारत में आया हुआ है तो वो यहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इलाज के पर्पज से है, यहाँ का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। ओके गाइज, तो मे बी कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूं। पूरी बुक की नॉलेज आपको देना चाहता हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अपॉर्चुनिटी